मातृभूमि जय देवभूमि जय जय जय। मातृभूमि जय देवभूमि जय जय जय। हम भारत के लोगों ने मिलकर ये संकल्प लिया है, दीप जला घन तिमिर मिटाने का संकल्प लिया है। हम भारत के लोगों ने मिलकर ये संकल्प लिया है, दीप जला घन तिमिर मिटाने का संकल्प लिया है। मातृभूमि जय देवभूमि जय जय जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह। कोविड के मुश्किल चुनौती भरे समय में शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखना और इस मुश्किल समय में भी जो बड़ी परीक्षाएं हैं, जेईई, नीट की परीक्षाओं को संचालित कराना और इन सब के साथ नई शिक्षा नीति को लेकर आना, ये सब अपने आप में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन इस कार्य को बड़ी सफलता से अंजाम दिया है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो आज के इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर निशंक से मुलाकात करेंगे, शिक्षा से जुड़े सवालों के बारे में उनसे बातचीत करेंगे, साथ ही उनकी साहित्य की यात्रा पर भी बात करेंगे। तो डॉक्टर निशंक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। और अगर हम नई शिक्षा नीति की बात करें, दशकों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कही जा रही थी और एक लंबा समय गुजर रहा था। कह सकते हैं हम कि तकनीक बदल गई, जनरेशन बदल गई, लेकिन जो कोरोना का समय था, मुश्किल समय था, चुनौती, क्योंकि जो रेगुलर पढ़ाई है उसको भी बनाए रखना था। उस बीच आपने हमने देखा नई शिक्षा नीति आ गई और अब उसे लागू करने की तैयारी है। तो इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए कि कैसे, किस तरह से अब हम नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आपने कहा कि बहुत लंबे समय से लोग चिंतित भी थे, चर्चा भी हो रही थी और विचार भी हो रहा था कि आखिर देश को नई शिक्षा नीति चाहिए। और मैं थोड़ा सा यदि आपको पीछे ले जाऊं तो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान को, भारत को विश्व गुरु कहा गया है। इसके बारे में संस्कृत में एक उक्ति थी, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्ध जन्मना स्वम स्वम चरितम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान में आकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और जीवन मूल्य सीखने के लिए आते थे। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसमें हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को लीडरशिप न दी हो। और तब तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। सभी लोग तो दुनिया के, तब कोई विश्वविद्यालय दुनिया में कौन सा था जब तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे हिंदुस्तान में विश्वविद्यालय थे। तो ये गौरव है इस देश का। लेकिन गुलामी की थपेड़ों ने हमको हमारी जड़ों से काटा, हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया गया, हमको हमारे संस्कारों से, शिक्षा से, हमारी भाषा से हमको दूर किया गया। अब क्योंकि देश आज़ाद हो गया, देश को आज़ाद हुए इतने लंबा समय हो गया, अब देश को वो चाहिए जिसके आधार पर वो विश्व गुरु रहा है, जिसके आधार पर उसने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन दिया है। तो ये जो नई शिक्षा नीति लाई हैं आदरणीय मोदी जी के प्रेरणा से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अपार शक्ति है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान क्या नहीं कर सकता है। ये शिक्षा व्यवस्था में चेंजिंग के लिए 68 में थोड़ा सा कुछ नीति आई, फिर 86 में कुछ आई, उसके थोड़ा सा 92 में कुछ परिवर्तन हुआ 1992 में, लेकिन वो थोड़ा घिस-पिट रही वो व्यवस्था। इस समय हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाए हैं, वो पूरी दुनिया के सबसे, किसी नीति पर इससे बड़ा परामर्श आज तक शायद ही कहीं हुआ होगा। इतने बड़े व्यापक परामर्श के बाद और कमेटी के गठन ने आदमी, शिक्षक, शिक्षाविद, छात्र, अभिभावक, ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री जी तक, गांव से लेकर संसद तक, राजनीति से लेकर के सामाजिक क्षेत्र के लोगों तक, कोई क्षेत्र हमने ऐसा नहीं छोड़ा जिसे व्यापक परामर्श नहीं किया। और उसके बाद भी जो इसका मसौदा है उसको पब्लिक डोमेन में डाला, लोगों को कहा कि ये देश को बदलने की शिक्षा नीति है, सबकी है।
तो इसलिए जो जो सुझाव दे सकते हैं वो सुझाव दें। 2.25 लाख सुझाव उसमें भी आए, उसमें भी एक एक सुझाव का विश्लेषण 3-3 सचिवालय करके और जो निचोड़ निकला वो नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में निकला। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि भारत केंद्रित ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार को उस गांव से लेकर के अंतिम छोर तक जहां ये शिक्षा नीति उसको भी पकड़ेगी, वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उस शिखर को भी पहुंचेगी। ये नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है और स्थानीय भी है, और इम्पैक्टफुल भी है, इंक्लूसिव भी है और इनोवेटिव भी है। ये जो शिक्षा नीति है ये इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर है। तो अब हम इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने बिल्कुल लागू हमने कर दिया, शुरू कर दिया, ये लागू होना शुरू हो गया जी। लेकिन क्योंकि इसके कई चरण हैं और इसको थोड़ा सा वक्त भी लगेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया में ये जहाँ जहाँ जो जो हम कर सकते थे वो हम लोगों ने शुरू कर दिया शिक्षा नीति को। और पूरे देश के अंदर एक उत्सव है। छात्र क्योंकि उसको मालूम है कि अब पूरा मैदान खाली है, उसके लिए किसी भी विषय को ले सकता है जी, किसी भी विषय के साथ किसी भी विषय को जोड़ सकता है। बड़ी बात है कि आप विज्ञान और कला एक साथ पढ़ सकता है, वो इंजीनियरिंग और संगीत एक साथ पढ़ सकता है। और जो एक और बड़ी कमाल की चीज है इसमें मातृभाषा पर जो जोर दिया गया है, बिल्कुल जो लर्निंग सिस्टम है बच्चे का उसको बेहतर बनाया जा देखिए यूनेस्को ने लंबे समय से इस बात को आग्रह किया पूरी दुनिया के लोगों से कि जो बच्चा है वो जितनी अभिव्यक्ति और जितना विकास उसका अपनी मातृभाषा में हो सकता है वो दूसरी थोपी हुई या सीखी हुई भाषा में नहीं हो सकता। हम इसको लाइए, प्रारंभिक शिक्षा हमारी मातृभाषा में होगी और प्रारंभिक शिक्षा में भी बहुत बड़े बदलाव के साथ आए। वोकेशनल एजुकेशन हम कक्षा 6 से शुरू कर देंगे और वो भी इंटर्नशिप के साथ। 6वीं में पढ़ने वाला बच्चा कुछ ना कुछ करना शुरू कर देगा, क्योंकि रोजगार इस समय बड़ी चुनौती है, तो नहीं, वही और आत्मनिर्भर भारत होगा। हाँ, और आत्मनिर्भर भारत बनना है। और दूसरी चीज जो बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति शुरू से होती है वो उसका विकास करना, तो वो उसमें क्या है 3 वर्ष के बच्चे को धीरे धीरे करके वहाँ तक लाएंगे। और दुनिया का ये पहला देश होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएगा स्कूली शिक्षा से जी। अभी तक हम IIT में जाते हैं तो जा कर के हम वो करते हैं। और मूल्यांकन के रूप में भी 360 डिग्री उसका होलिस्टिक मूल्यांकन, बच्चा स्वयं अपना मूल्यांकन करेगा, उसके अभिभावक उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका अध्यापक मूल्यांकन करेगा और उसका जो साथी है वो भी उसका मूल्यांकन करेगा जी। अब उसको यदि बच्चा स्वयं अपना मूल्यांकन करेगा कि भाई मैं मुझे ये काम सौंपा गया था तो मेरी कितनी योग्यता है, कितने नंबर मुझे देने चाहिए, एक तो अपने प्रति ईमानदार रहेगा, बिल्कुल अपने को विश्लेषण करने का मौका मिलेगा और उससे कहीं चूक हो गई तो उसका जो बगल का साथी है वो भी उसको नंबर देगा, तो उसको संबंध बनाने में भी कि उसको मालूम है मेरे को रिपोर्टिंग मुझे नंबर देगा, मैं उसे नंबर उसको भी मुझे संभाल करके संबंध स्थापित करने हैं। माँ बाप भी देंगे और अध्यापक भी देंगे। और हम शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इन 2 का गठन करके पूरे देश के अंदर एक व्यापक परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। और जब चाहे छात्र आ सकता है, जब चाहे जा सकता है। यदि 1 साल में जाना पड़ा तो उसको हताश और निराश नहीं होना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट ले सकता है। लेकिन अगले साल में उसको लगा कि इसमें तो मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया लेकिन इसमें मैं आगे बढ़ नहीं सकता, दूसरे विषय को ले सकता है। या उसमें 2 साल के बाद उसको यदि डिप्लोमा मिल रहा है और उसको लगता है आप परिस्थितियाँ उसकी ठीक है, इसको आगे बढ़ाना है, तो जहाँ वो छोड़कर गया था वहीं से वो आगे बढ़ सकता है। उसका क्रेडिट बैंक रहेगा, उसका वो बैंक है, जितना उसने क्रेडिट ले लिया उससे वो आगे बढ़ेगा। तो बहुत सारे परिवर्तन बहुत आ गए हैं अब बच्चे के पास, उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। और इसके साथ ही मैं बात करूंगी कि बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। इस बार कोविड के चलते थोड़ी सा बोर्ड परीक्षाएं आगे भी हुई हैं। और आपने दोनों बातें कही है जी। आपने अभी एक बात कही कि इस कोरोना काल में जब पूरी दुनिया इस संकट से होकर के गुजर रही थी तब भी हमने ऑनलाइन लाए। शायद दुनिया का हिंदुस्तान पहला देश होगा जो इतने कम समय में एक साथ 30-33 करोड़ बच्चों को ऑनलाइन पर लाए। न दुनिया को पता था कोविड का, न देश को पता था, न मेरी शिक्षा मंत्रालय को पता था, न अभिभावक, न बच्चे को। आप समझ सकते हैं कि बच्चे को 2 दिन आप घर पर रख सकते हैं जी। और 2 दिन की जगह वो 2 सप्ताह घर ही के अंदर बिल्कुल रह जाए, और 2 सप्ताह नहीं 2 महीने के अंदर रहना पड़े उसको, कितने अवसाद में चला जाएगा।
अभिभावक कितना परेशान हो जाएगा। लेकिन हम ऑनलाइन लाए, बहुत कम समय में लाए, लोग सोच भी नहीं सकते। जब हमने बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये भी हो सकता है कि घर में बैठे बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। जी, हमने किया, उसका साल खराब नहीं गया, भविष्य नहीं खराब। हमने सीबीएसई की सारी परीक्षा समय पर करवाई, रिजल्ट उसका दिलवाया। हमने जेई की परीक्षा करवाई, हमने नीट, पूरी दुनिया के सबसे बड़े एग्जाम करवाया नीट, और फाइनल परीक्षाएं भी कराई। अभी जो जेई और नीट का है इसकी भी परीक्षाएं हम लोग कराएंगे। जेई को तो अब 4 बार उसको बच्चों को उसका मौका मिलेगा बैठने का, और उसको यदि ये समय उसकी अनुरूप परिस्थितियाँ नहीं तो दूसरी बार कर सकता है। 4 बार में जेई में उसके जो सर्वाधिक नंबर होंगे उसकी गणना होगी, तो उसको एक मौका दे रहे हैं हम। जी, और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि पहाड़ों की हम बात करें, उत्तराखंड की हम बात करें, पर्वतीय क्षेत्रों में जो शिक्षा व्यवस्था है, हालांकि अब तकनीक है, इंटरनेट पहुंच गया है जिसकी सुविधा मिली है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में कई बार पलायन जैसी मुश्किलें हमारे सामने हैं, शिक्षा के लिए भी हैं। तो हम वहाँ पर किस तरह से जो बुनियादी ढांचा है शिक्षा का ज़्यादा बेहतर बना सकें ताकि बच्चा वहीं पढ़ाई करे, वहीं जॉब करे और ज़्यादा बेहतर जीवन जिए? देखिए, यदि आप मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर ये देखेंगे, ये पूरा, चाहे असम का क्षेत्र हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल के वो पर्वतीय क्षेत्र का विषय हो, इसकी बिल्कुल अलग परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं, उनकी सामाजिक परिस्थितियाँ अलग हैं। तो इस पर हम अलग से प्लान भी बनाते हैं। और ये बात सही है कि मैं तो पहाड़ में ही पैदा हुआ, पहाड़ की गोद में ही पड़ा हूँ, और तब तो ये स्थिति ये थी कि हमारे पास संसाधन भी नहीं थे। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था 10वीं तक तो मुझे ये पता नहीं था कि बिजली का बल्ब कैसे होता है। जी, आज किसी को सच थोड़ी आएगा। वो कहेंगे ये निशंक जी कई बार तो विधायक रहे उत्तर प्रदेश में, 2 बार कैबिनेट रहे उत्तर प्रदेश में, फिर यहाँ कैबिनेट मंत्री रहा, और फिर मैं यहाँ मुख्यमंत्री रहा, और अभी मैं देश का शिक्षा मंत्री हूँ और बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ। तो इसी युग में ऐसा भी हो सकता है कि हाई स्कूल तक कोई बच्चा बिजली का बल्ब कैसे हो सकता है नहीं जानता। लेकिन ये था, हमारे यहाँ बिजली दूर दूर तक थी ही नहीं, सड़क नहीं थी। हम अपनी टाट पट्टी लेकर के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। लेकिन आज तो बच्चों को सारी सुविधाएं हैं जी। इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंच गया है और हम उसका उपयोग करना चाहते हैं। हम उस बच्चों को जो वोकेशनल स्ट्रीम के साथ जो क्लास 6 से करना चाहते हैं, जो स्थानीय उत्पाद के साथ उसको जोड़ना चाहते हैं जी। जो उसके कौशल का विकास करना चाहते हैं, जिस पलायन की आप चर्चा कर रहे हैं वहीं से पलायन जी, क्योंकि वहाँ पे रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा जुड़े हुए हैं। अब यदि देखेंगे आप पहाड़ पे, तो पहाड़ पर क्या है, पर्यटन की असीम संभावना है, जैव विविधता है, जल जंगल जन और इसका बेहतर समन्वय हो सकता है। लेकिन हमने उसको परवेश देना पड़ेगा जी। उसको मैदान देना पड़ेगा कि दौड़ो, कहाँ तक दौड़ सकते हो। वही जो नई शिक्षा नीति है ऐसी परवेश को बनाएगी जी। यदि वो मध्य प्रदेश का मानो कोई बिहड़ क्षेत्र है, हिमालय का कोई बिहड़ क्षेत्र है, वहाँ पर वो क्या कर सकता है, तो यथासंभव उसके अनुरूप मातृभाषा में उसका पाठ्यक्रम भी तय करना। बिल्कुल, जबकि मैं आपको बताऊं पौड़ी में गढ़वाली में पढ़ाया जा रहा है, गढ़वाली भाषा में, तो वो अच्छा है, एक प्रयोग है। और किस तरह देखिए, जितनी अभिव्यक्ति अपनी भाषा में होती है जी, उतनी दूसरी भाषा में नहीं हो सकती। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने, जब हमने मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा की बात की, तो कुछ लोगों के मन में आया, उन्होंने सवाल खड़े किए, उनके मन में आने स्वाभाविक ही थे कि आप एक और तो इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं कि विश्व फलक पर हमारी शिक्षा होगी, दूसरी चीज़ आप अंग्रेजी को नहीं पढ़ा रहे हैं शुरू से। तो अंग्रेजी का हमारा विरोध नहीं है, अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए जी। सभी भाषाएं, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता भारतीय भाषाओं की सशक्तिकरण है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, असमिया, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, ये हमारी भाषाएं जो हमारे संविधान में हमको दी हैं।
हमारे संविधान की अनुसूची 8 में हमको 22 भारतीय भाषाएं दी है। जी। उनमें ज्ञान है, विज्ञान है, आचार है, विचार है, व्यवहार है, वहाँ की स्थानीय परंपराएं हैं। यह हमारा देश विविधता में एकता पूरी दुनिया का अपने में श्रेष्ठ है। जी। तो उस श्रेष्ठता को क्यों खोएंगे? दूसरी बात कि जो लोग भाषा के मुद्दे पर कह रहे थे, आप तो नहीं कर रहे, मैंने उनसे ये आग्रह किया, भाई ये बताइए, जो ये जापान है ये तो अपनी मातृभाषा में ही पूरा पढ़ाता है, क्या वो पीछे है? ये फ्रांस से अपनी मातृभाषा में पढ़ाते हैं, पीछे? इंग्लैंड अपनी मातृभाषा में, चीन अपनी मातृभाषा में, हमसे बाद में आज़ाद होने वाला इजराइल अपनी मातृभाषा में डे 1 से पढ़ाता है, वो किसी से पीछे? तो ये राग आलापना कि कोई भाषा का बंधन नहीं होना चाहिए किसी भी भाषा में। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब अपनी मातृभाषा में इंजीनियर भी हो सकेगा और डॉक्टर भी हो सकेगा, साइंस की पढ़ाई भी करेंगे हम। साइंस की पढ़ाई भी करेंगे और हम उसके लिए परवरिश बना रहे हैं। जी। हम लोगों ने स्वयं प्रभा पर आकर के, दीक्षा और ई पाठशाला पर ऑनलाइन आकर के हम कर रहे हैं। हम जो NIRF के टॉप 100 विश्वविद्यालय, उनको हम ऑनलाइन पूरी शिक्षा देने की व्यवस्था कर रहे हैं। जी। हम पूरे विश्व को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे भी जो बड़े विश्वविद्यालय वो दुनिया में जाएंगे, क्योंकि इस देश का 8 लाख बच्चा दुनिया में पढ़ रहा है और प्रतिवर्ष 2 लाख करोड़ रुपया इस देश का जाता है पैसा। इस देश की प्रतिभा भी और इस देश का पैसा भी देश के काम नहीं आता, जो जाता फिर लौट के नहीं आता। बिल्कुल। तो इसलिए इस समय हमने स्टडी इन इंडिया किया है कि आओ, बाहर के लोग आओ और हमें देने की क्षमता है। स्टे इन इंडिया, रुको। हमारे यहाँ पर IIT हैं, IIIT हैं, हमारे IISER हैं, NIT हैं, IIM है। अब हमने देश में हमारा बच्चा पढ़ करके, ऐसा नहीं कि हमारी पढ़ाई कमज़ोर थी और कमज़ोर है। यदि कमज़ोर होती तो अमेरिका जैसे देश में जो शीर्ष उनकी कंपनियां, चाहे गूगल है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, तमाम उनके CEO हमारे यहाँ से पढ़ करके जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए हम पूरे देश के लोगों को अनुरोध किया है और युवाओं को अब पूरा ये नई शिक्षा नीति उनको पूरा खुला मैदान देता है अंतर्राष्ट्रीयकरण और बात जानना चाहूँगी, स्टेम की बात करें हम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लड़कियाँ, जो लड़कियों की बात करें कि हम बचपन में, अभी तो हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लड़कियां उच्च शिक्षा तक पहुंचते पहुंचते उनका परसेंटेज कम हो जाता है, स्टेम में उनका परसेंटेज और कम हो जाता है। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में लाने के लिए भी कुछ खास जागरूकता कार्यक्रम इस तरह से चलाए जा रहे हैं। आपको ये जानकर के खुशी होगी कि जब मैं IITs के दीक्षांत समारोह में जाता हूँ, जी, जब मैं NIT के दीक्षांत समारोह में जाता हूँ, जब मैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में जाता हूँ, तो मुझे 50% तक लड़कियाँ गोल्ड मेडल पाने वाली मिलती हैं जी, और 50% से कई जगह तो उनसे भी ज़्यादा लड़कियाँ डिग्री प्राप्त करने वाली छात्राओं में होती हैं। बहुत तेज़ी से बदल गया तब और अब। मैं IIT की बात कर रहा हूँ जी, कितनी तेज़ी से लड़कियाँ आगे बढ़ रही। मैं NIT की बात कर रहा हूँ, IIM की बात कर रहा हूँ। शीर्ष शिक्षा है ये जी, और लड़कियों को बहुत तेज़ी से, और हमने लड़कियों को बाकायदा प्रोत्साहन दिया है। बहुत सारी योजनाओं को हमने उनके लिए आगे बढ़ने के लिए किया है। और मोदी जी ने तो शुरू से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के और उनको शीर्ष तक लेकर के कैसे जाना है पूरा परिवेश बना हुआ है। जी। और चूँकि आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप सांसद भी हैं हमारे, तो महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। कोरोना की एक चुनौती तो है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। तो महाकुंभ की तैयारियों की अगर हम बात करें, शाही स्नान पहला अगले महीने ही होगा, तो किस तरह से ये पूरी व्यवस्था नियंत्रित की जा रही है? यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी धरती पर उत्तराखंड में स्वर्ग से अवतरित होकर के गंगा पूरे विश्व के कल्याण के लिए जाती है। जी। जब मैं यहाँ मुख्यमंत्री था तब मैंने एक स्पर्श गंगा एक अभियान भी शुरू किया था। मेरा सौभाग्य है कि 2010 का जो कुंभ है उसको करने का भी मुझे मौका मिला जब मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री था। तब मैंने गंगा के उस विशालता को देखा, जब पूरी दुनिया गंगा के लिए कितनी पागल है, किस सीमा तक गंगा के प्रति आस्था है। 100 से भी अधिक देशों के लोग तब हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए आए थे।
और इसरो ने और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने अपने सैटेलाइट्स को छोड़ा था। उन उपग्रहों की जो सूचना थी, बाद में जो रिपोर्ट आई, उसने तो सबको चौंका दिया। एक ही समय में हरिद्वार में 1,66,00,000 लोग उपस्थित थे। ये विश्व का अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम था जी। और ईश्वर की कृपा से कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी। हमारा सौभाग्य है कि हमको कुंभ करने का ये अवसर मिलता है। माँ गंगा के तट पर पूरी दुनिया को आमंत्रित करने का मौका मिलता है। अभी भी ये कुंभ हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से उसमें जुटी हुई है। मैंने भी पीछे के दिन में मैं गया था, तभी मैंने समीक्षा की थी। कोरोना काल है, हम सब लोगों को इतना तो जागरूक रहना पड़ेगा कि कुंभ हो, लेकिन को वो थोड़ा सा सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा आप सभी लोगों को आग्रह करेंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पूरी तैयारी कर रही है और मुझे आशा है कि बहुत अच्छा कुंभ होगा। जी, और थोड़ा आपके साहित्य पर भी बात करते हैं। आप एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साथ साहित्यकार भी हैं। आपको देश दुनिया के सम्मान मिले हुए हैं। 70 से 80 किताबें आप लिख चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। आपको कनाडा के राइटर्स गिल्ड ने साहित्य गौरव सम्मान दिया है। तो आप मतलब ये आपका जो व्यक्तित्व का दूसरा हिस्सा है और बहुत ही बिल्कुल जल जंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ आपका साहित्य है, इसके बारे में बताइए। और आपको समय कैसे मिलता है? इन दोनों अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निभाते हैं आप, तो किस तरह से आप साहित्य रचना में? आपने जल जंगल ज़मीन और जन, जी, इन चार की एक तो बात की है। दूसरे में अंतर्राष्ट्रीय फलक की भी बात की है। और फिर मेरी राजनीति और साहित्य के बीच समय निकालने की भी बात की है। आपको मैंने अभी कहा कि मैं ठेठ गांव से जुड़ा हुआ हूँ और ऐसे गांव से जुड़ा रहा हूँ जहाँ मैंने अभी बताया कि 10वीं तक हमको बिजली कैसे होती है उसका बल्ब मालूम नहीं था। जी। 7-8 किलोमीटर रोज जाना, 7-8 किलोमीटर आना, और तब बहुत मुश्किल से हाई स्कूल हम लोगों को करना पड़ा। तो आप समझ सकती हैं कि संघर्ष जो है वो बचपन उस गांव से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो किन किन रास्तों से होकर के जाना पड़ा होगा, किन किन लोगों से होकर गुजरना पड़ा होगा, किन किन कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ा होगा, किन संघर्षों की थातियों को लेकर के और उसका मार्ग प्रशस्त करना पड़ा होगा। तो वही मेरा साहित्य है। जो लोग मेरे सामने आई, जो परिस्थितियाँ मेरे सामने घटी, जो चीज़ मैंने महसूस की, जो दुख दर्द मैंने झेले, मेरे से गुजरे, जो मैं देख रहा हूँ, मैं झेल रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैंने उसको ही लिखा। वो मेरी कहानी के रूप में आया, मेरी कविता के रूप में आया, मेरे उपन्यास के रूप में आया। मैं जब विदेशों में जाता हूँ तो अब मैंने विदेश यात्रा पर मेरे 10-12 ग्रंथ निकले। चाहे मैं मॉरिशस गया तो मॉरिशस की स्वर्णिम स्मृतियाँ लिखा, मैं इंडोनेशिया गया तो इंडोनेशिया पर लिखा, मैं नेपाल गया तो नेपाल पर लिखा, मैं भूटान गया तो भूटान पर लिखा, मैं युगांडा के प्रधानमंत्री जी ने भी मेरे साहित्य को सम्मान दिया, भूटान के प्रधानमंत्री जी ने दिया, नेपाल के प्रधानमंत्री जी ने दिया, मॉरिशस के राष्ट्रपति जी ने सम्मान दिया। उसके अलावा चाहे फ्रांस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे पोलैंड हो, बहुत चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों में मेरी जो साहित्य किताबें, आपकी किताबों का अनुवाद भी हुआ है। कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। तो अक्सर अटल जी ने भी एक बार जब मेरी किताब का उन्होंने लोकार्पण किया, तब उन्होंने बात में करते करते ये बोल दिया था कि मुझे आश्चर्य होता है। और आप जैसे सभी लोगों की जिज्ञासा भी रहती है कि राजनीति और साहित्य ये तो दोनों बिल्कुल 36 का रिश्ता है, तो फिर ये से समन्वय होता है। मुझे ऐसा लगता है वर्षा कि यदि मैं राजनीति में नहीं होता तो शायद मैं इतना नहीं लिख पाता जी, और यदि मैं इतना नहीं लिखता तो राजनीति में नहीं होता। तो कहीं ना कहीं दोनों की प्रेरणा आपस में मिली हुई है। इसलिए कि मेरे जैसा संवेदनशील व्यक्ति
यदि लिखता नहीं और राजनीति करता तो मैं कब से राजनीति को छोड़ छाड़ कर भाग गया होता। जी। और यदि मैं राजनीति में नहीं रहता तो इस सीमा तक लोगों के अंदर जा कर के मुझे ये जो रोज नित नए परेशानियों से, समस्याओं से हर व्यक्ति आता है, उससे एक मतलब उसका जो दुख दर्द होता है। क्योंकि अटल जी ने जब मेरी खड़े हुए प्रश्न का लोकार्पण किया था कहानी संग्रह का, तब उन्होंने कहा कि स्वयं निशंक ने पहले तो उन्होंने मजाक किया था कि जो प्रश्न पढ़ जाए वो प्रश्न ही क्या है, प्रश्न तो हमेशा खड़े ही रहते हैं, खड़े ही रहना चाहिए जी। लेकिन जो प्रश्न आपने खड़े किए हैं उनका जवाब देने के लिए भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, उनका जवाब भी चाहिए। और मैंने कोशिश की कि जो सवाल खड़े हुए हैं उन सवालों का जवाब जिस सीमा तक, जितनी ताकत के साथ मैं समाधान कर सकता हूँ, मैंने ईमानदारी से उस दिशा में समाधान किया है। और आपने गद्य तो लिखा ही है, कविताएं भी लिखी हैं, देशभक्ति के गीत लिखे हैं और जो बहुत गुनगुनाए गए हैं। तो क्या ये गुजारिश करना आपसे ठीक होगा कि अगर आप कुछ भी थोड़ा सा गुनगुना के हमारे उत्तराखंड के दर्शकों को एक बार फिर से कि किस तरह से वो जो अनुभूति होती है और किस तरह से जो शिक्षा मंत्री हैं और वो जो साहित्य में हैं, जो दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। ये बात सही है कि मैं बचपन से ही मेरे गीत रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि 1983 से मेरे गीत देश के आकाशवाणी केंद्रों पर गूंज रहे हैं। 1983, 35-40 और अभी हाल ही में आपका एक नया गीत, आपका लिखा हुआ गीत भी आया है। जी, मैंने गीतों को भी लिखा है, कविताएं तो मेरी शुरू से हैं ही। और लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, मैंने पहले लिखने, अभी लोगों के सामने आ रहा है। मैंने कभी, क्योंकि मेरे पास ना तो फुर्सत थी और ना मेरे ऐसा परिवेश था, मैंने लिखा तो बहुत, लेकिन लोगों को अब आश्चर्य होता है। यदि मैं 83 से नहीं लिखता रहा, यदि 83 से मेरी किताबें प्रकाशित नहीं होती तो लोगों को लगता कि अचानक शिक्षा मंत्री की किताबें कहाँ से आ गई। नहीं, आपने तो 70-80 किताबों का सफ़र तय किया है, तो एक लंबा सफ़र है। और मेरे गीतों का भी लंबा सफ़र है जी। मेरी कविताओं का भी लंबा सफ़र है। और मुझे याद आता है कि 1991 में पहली बार दूरदर्शन ने मेरे गढ़वाली गीतों का जो ये आप वो करते हैं ना, शूटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, हाँ। पहली बार दूरदर्शन से 1991 में गढ़वाली गीतों का मेरे वो आया था दूरदर्शन पर। तो तब से हम लोग निरंतर, लेकिन उस विधा को मैंने कहीं रुकने नहीं दिया, एक, और मैंने समझौते नहीं किए। मैंने शुरू से मन बनाया कि जिस दिन मेरे सामने ऐसे संकट का विषय आ जाएगा कि मुझे लेखन की कीमत पर राजनीति करनी पड़ेगी, तो उस दिन मैं राजनीति को छोड़ दूंगा। ये मैं हमेशा से मन, दोनों ही बहुत ही पीड़ा से होकर गुजरने वाले, जैसे कहते हैं अंतर्मन की पीड़ा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जी। और मुझे जो दिखता है, जो महसूस मैं करता हूँ, उन पीड़ाओं का एहसास मुझे कहीं ना कहीं लिखने के लिए बहुत व्याकुल करता है और रुकने नहीं देता मुझे। जब तक कि मैं लिख नहीं देता हूँ तब तक मुझे चैन से बैठने नहीं देता, और वही मेरी ताकत भी है। अभी आपने कहा कि जो गीत हैं, तो मैं अपने छात्रों से कहता हूँ, कलाम साहब ने जब उनको पता चला कि निशंक जी के देशभक्ति के कई गीत, एक बार जब वो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने, मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आपके देशभक्ति के सभी गीत एक ही जगह आएँ। तो मैंने कहा आपकी इच्छा है तो क्यों नहीं हो सकता है। तो उनकी प्रेरणा से हमने देशभक्ति सभी जो गीतों को एक ही जगह करके ए वतन तेरे लिए जी एक संग्रह किया। उसकी एक छोटी सी गीत था, कविता थी, उसको वो गुनगुनाते थे। और तब मैंने महसूस किया कि उनके अंदर देशभक्ति की कितनी असीम मतलब कोई सीमा ही नहीं थी उनकी देशभक्ति की। उसको मैंने बहुत निकटता से देखा था। वो छोटी सी, वो याद करके, वो बिल्कुल हिंदी कम टूटी फूटी उसमें बोलते थे, लेकिन उन्होंने वो छोटी सी रचना को
और अपने उसमें टाइप करके रखा था। मुझे सुनाते हुए गुनगुनाते हुए कहते हैं कि अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है। बहुत आशावान, मेरा हाथ थपथपाते हुए बोलते बहुत अच्छा। फिर आगे था, किया है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूँ ये वतन, तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई नहीं। ये जो अंतिम पंक्ति बोलते बोलते उनके आंखों से आंसू टपक आए थे। कह रहा हूँ ये वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है, कह रहा हूँ ये वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं। कभी कभी जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, जो अंदर तक जैसा जैसा व्यक्ति होता है वो चीज़ें स्पर्श करती हैं तो वो उठता है। तो इसलिए मैंने अभी भी अपने छात्रों से कहा है कि अपना एक तो मन, अपना जो हमारा मन है वो हमारी सबसे बड़ी निधि है जी। आप कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, अब मन तो है ना, मन है तो सब कुछ है। अटल जी बोलते थे कि ये छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। वाह। तो मन यदि मजबूत है जी, कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरा हाल का एक छोटा सा गीत भी मैंने मन पर लिखा। अच्छा। मेरे पास मेरा मन है, अनमोल ये रतन है, अनमोल ये रतन है, मेरे पास मेरा मन है। मैंने वेदना को अपनी गीतों में गुनगुनाया, इसके सुरों को अपनी आवाज़ है बनाया, रिम झिम सा ये सावन है, मेरे पास मेरा मन है। ये गीत भी बहुत लोगों के जुबान पर चढ़ा होगा। जी बिल्कुल। और छात्रों से भी मैंने कहा, उनसे मैंने ये कहा कि अभी भी है समय इतना, मेरी कुछ बात मानो तुम, समय कितना है बलशाली, इसे भी जान जाओ तुम। तुम ही हो जिन्होंने जाते लम्हों को पकड़ना है, पकड़ कर इन क्षणों में सपना अपना पूरा करना है। मिले मेहनत से ही सब कुछ, इससे भी जान जाओ तुम। मैंने छात्रों के लिए, युवाओं के लिए भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। जी, मतलब आपने एक तो शिक्षा नीति भी बनाई है और गीतों के जरिए भी आपने हाँ, लेकिन इस विद्यार्थियों कोरोना को काल में प्रेरणा- हम नई शिक्षा नीति लाई। जी बिल्कुल। और यदि देखा जाए विश्व के इतिहास में कोरोना काल का जो सबसे बड़ा रिफॉर्म हुआ है वो ये नई शिक्षा के शिक्षा क्षेत्र नीति में है। हुआ है। और इसीलिए चाहे संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री जी हों, चाहे अभी कैम्ब्रिज ने बहुत उसकी तारीफ की है, और जी। ब्रिटेन के तो भारत एक बड़ी मुश्किल के समय में भी एक बड़े सुधार की ओर गुजरा है, और ये आपकी वजह से भी आपको इसका पूरा श्रेय जाता है। और आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातें की, राजनीति, नीति, शिक्षा नीति, साहित्य के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, और बहुत सारी बातें उन्होंने छात्रों के लिए कही हैं। मन को मजबूत करना है, परीक्षाएं हैं, भविष्य है, आगे बढ़ना है। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। मातृभूमि जय, मातृभूमि जय, देवभूमि जय जय जय। मातृभूमि जय, मातृभूमि जय, देवभूमि जय जय जय। हम भारत के लोगों ने मिलकर ये संकल्प लिया है, दीप जला घन तिमिर मिटाने का संकल्प लिया है। हम भारत के लोगों ने मिलकर ये संकल्प लिया है, दीप जला घन